सो टीबी का अब हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनटीपी का लोगो दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द लोगो ऑफ एनटीपी, एवरीवन शुड रिमेंबर। ओके, so now we have completed with the how things used in diagnosis of a TB. Now we will manage, like we will see a patient and we will get diagnosis of pulmonary TB. Okay, so what in presumptive TB case, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी। प्रिजम्पटिव टीबी केस मींस फीवर, कफ, नाइट स्वेट, weight loss for more than 2 weeks. Presumptive TB case, we will do sputum sputum testing, and chest X-ray. Okay, so possibilities are sputum positive, chest X-ray positive, chest X-ray negative, sputum negative, sputum negative, chest X-ray positive, chest X-ray negative. Okay, so in these two cases we say this is microbiologically confirmed TB. Okay, but actually in all the four cases we do CBNAT. CBNAT is compulsory. That's why we say universal CBNAT. So CBNAT is done, and CBNAT tells us that whether MTB positive और वेदर एमटीवी नेगेटिव। मैंने आपको पहले बताया फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव सीबीनेट में होते हैं, और अगर सीबीनेट को डिटेक्ट करना है तो 130 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर एमएल होना नेसेसरी है। अब अगर ये एमटीवी पॉजिटिव बताएगा तो हमें ये भी बताएगा रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है या रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है। अगर रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है then we will say as drug sensitive TB, and we will test it for isoniazid FLLPA, because it can be uh, isoniazid monoresistant TB. So we will see if it is H resistant, H sensitive. If it is H sensitive तो हम क्या करेंगे, ड्रग सेंसिटिव टीबी रेजिम देंगे। H रेजिस्टेंट है तो हम आइसोनियासिड रेजिस्टेंट मोनो ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रेजिम देंगे। ओके, we will see what are these resin। रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट, नाउ रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट मिल गया तो हम देखेंगे और किस किस के लिए रेजिस्टेंट है। तो we will do FLLPA, SLLPA, and there is a new test LJDST, oh sorry, LC DST, that is liquid culture drug sensitivity testing। इन सब से हमें पता चलेगा और किस किस ने है। तो FLLPA फॉर आइसोनियासिड, SLLPA फॉर सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल्स, एंड LCDST इज जनरलाइज। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट ओनली है, क्या वो MDR टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, क्या वो प्री XDR टीबी है, क्या वो पॉली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, क्या वो XDR टीबी है। और फिर उस हिसाब से हम आपकी इसकी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रेजिम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमें प्रिजम्पटिव केस मिलता है, ये तो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं, पर एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी प्रिजम्पटिव टीबी केस मिलता है उसकी स्पूटम टेस्टिंग और चेस्ट एक्सरे करेंगे, और फिर उसके बाद सीबी नेट करेंगे ही। सीबी नेट के बाद हमें पता चला अगर एमटीबी पॉजिटिव है तो अब हम ये देखेंगे, वो ये बताएगा कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है, रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है। अगर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो हम कहेंगे चलो ठीक है, एक रेजिस्टेंट आ गया। अब हम देखेंगे क्या और रेजिस्टेंट भी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है और आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट है तो हम उसको अलग बोलते हैं। अगर रिफेम्पिसिन और एच छोड़ के रेजिस्टेंट है तो हम उसको और कुछ बोलते हैं। सॉरी। So we will do the line probe assays, so FLLP, SLLP and liquid culture drug sensitivity testing। उससे हमें पता चलेगा या तो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट ओनली है, या तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, या प्री XDR टीबी है, या पॉली ड्रग रेजिस्टेंट है, XDR टीबी है, और फिर उस हिसाब से रेजिम स्टार्ट करेंगे। But if it's rifampicin sensitive, so we need to know whether it is isoniazid sensitive or whether it is isoniazid resistant। Why? हमें ये क्यों देखना है कि वो isoniazid resistant है, क्योंकि अगर वो आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट है तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, दैट इज एच मोनो रेजिस्टेंट टीबी। एच सेंसिटिव है तो वो ड्रग सेंसिटिव टीबी हो गया। और अगर वो एमटीबी नेगेटिव है तो रेफर टू चेस्ट स्पेशलिस्ट, रेफर टू चेस्ट स्पेशलिस्ट मीन्स वो सिम्टम किसी और वजह से है, स्पेशलिस्ट। ओके,
Now we will see diagnosis in pediatric case. Pediatric case. So if you are suspecting pediatric case, that is presumptive TB. In pediatrics, how do you say that it is presumptive TB? That is persistent fever, no fever, okay, but persistent fever for more than 2 weeks, cough for more than 2 weeks, and here weight loss of 5% in 3 months, or no weight gain in 3 months. Okay, weight loss of 5% in 3 months or no weight gain in 3 months, plus fever for more persistent fever for more than 2 weeks, plus cough for more than 2 weeks, then it is presumptive TB केस. अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या पीडियाट्रिक पेशेंट स्पुटम दे सकता है? नहीं। तो अब इसमें चेस्ट एक्सरे तो करेंगे ही, उसके साथ हम टीएसटी करेंगे, और सीबी नेट तो करना ही होता है, ठीक है। तो टीएसटी थायराइड सेंसिटिविटी, वो सॉरी, टीएसटी इज ट्यूबरक्लिन सेंसिटिविटी टेस्ट। एंड इन टीएसटी हम क्या यूज करते हैं? पीपीडी, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ना, मैंने आपको दो बताए थे, पीपीडीएस, पीपीडीआरडी 23, जो कि 2 in 80 के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें अब सब कुछ सेम होगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे लाइन प्रोबेसिस से करेंगे, वो सब यूज किया है, ठीक है। पीडियाट्रिक केस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी सेम करें, हम सीबी नाइट करते हैं। अब बात आती है कि सीवियर टीबी केस हम कब बोलते हैं? सीवियर टीबी केस, सीवियर टीबी केस और पेशेंट नीड टू बी एडमिटेड। एक्चुअली ये थ्योरेटिकल है, पर सीवियर टीबी केस कब बोलेंगे? जब उसका बीएमआई लेस देन 14 है। एक्चुअली उन्होंने टीबी इज एसोसिएटेड विद माल नरिशमेंट, सो इसलिए बीएमआई लेस देन 14 है। या उसका बीएमआई अब क्या करते हैं, देखो 14 से कम है, अब हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रेंज को 14 to 16 कर देते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल फैक्टर भी आना चाहिए ना, क्योंकि 14 से कम तो आ गया, अब 14 से अगर ऊपर जा रहे हो तो कुछ एडिशनल फैक्टर और होना चाहिए, और वो एडिशनल फैक्टर है तो बायलेटरल पिटिंग एडीमा है, और पेशेंट अनेबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, ओके, और लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके। और क्या फीचर्स है? अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, विद और विदाउट हार्ट फेलियर, अनस्टेबल वाइटल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अनस्टेबल मेंशन करें तो इन वाइटल्स की बात हो रही होती है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 और लेस देन 12, और SpO2 less than 94%, heart rate more than 100. Okay, so these are the three parameters. And अब टीबी लंग्स पे जाता है तो what can be the complication? That is massive hemoptysis. So you can write hemoptysis, you can write pneumothorax. How it can affect CNS? So you can write seizure, paralysis. Okay, so this is the severe TB case. Now we have seen the diagnosis in the diagnosis algorithm. Now we will see TB regime, treatment regimes, or okay. So in treatment regimes we have two regimes, that is drug sensitive TB regime, drug resistant TB regime. In drug sensitive TB regime, you all know that is 2 HRZE plus 4 HRE. What is this 2? 2 represent months, means 2 months, HRZD for 2 months, HRE for 4 months. This 2 months is called intensive phase, means we are given so much drugs in 2 months when we are very intensive in treatment. 4 months is called continuation phase. Continuation phase, okay. Let's write the meaning of the mnemonics also, because you will get confused. H means isoniazid, HR means rifampicin, Z means pyrazinamide, most hepatotoxic drug. E is ethambutol.
these three, one tablet, and this one tablet. So patient has to take how many tablets per day? Two tablets per day. Okay. So tell me how many tablets will the patient take in intensive phase? In intensive phase, actually देखो, अब आप ये बोल सकते हो intensive phase 2 months मतलब 30 60 days. So it will take 120 tablet means 60 doses will be there. But no, it is not the answer. We always calculate in weeks. Okay, remember we will take 4 week in 1 month. So 2 months में कितने हो जाएंगे? 8 week हो जाएंगे. 1 week में वो 7 doses ले रहा है तो 8 week में कितनी लेगा? 56 doses. 56 doses मीन्स एक डोज में दो टैबलेट्स हो, टोटल 112 टैबलेट्स लेगा वो. ओके, दिस इज सैंपल, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड. आप समझे इसको? एक बार फिर से देख लेना. ठीक है. नाउ वी विल सी द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी regime. So drug resistant TB regime is divided as H mono drug resistant TB मतलब isoniazid mono drug resistant TB which is detected on FLLPA. So in this we give 60. That is for 6 months we give zero drugs. That is zero means pyrazinamide, E is ethambutol, R is rifampicin, O is levofloxacin. Actually, you can see that here HRZD and H is H resistant, so H is not given. So ZER obviously, and we have to add new drug. So first we add group A drug, so we are adding levofloxacin. So zero and total 4 plus 2 6, so 6 months of zero. Okay, easy. Now let's move to other, that is rifampicin resistant or multi-drug resistant TB. Sorry, single gene mutation और नो बस. तो इसमें समझ आया ना. एमडीआर टीबी है विथ सिंगल जीन म्यूटेशन. हमने पढ़ा एमडीआर मीन्स या तो एच में रेजिस्टेंस है या आर में रेजिस्टेंस है, तो इनके सिंगल जीन में म्यूटेशन है. ठीक है, एच और आर दोनों में, सॉरी एच और आर में दोनों में सिंगल जीन म्यूटेशन है. ओके, तो इसमें हम देते हैं 4 to 6 months ऑफ चॉपजी plus 5 months of cozy. So now write this. C is clofazimine and H is high dose isoniazid. O is levofloxacin. B is bedaquiline. Z is pyra sorry pyrazinamide. E is ethambutol and E is pyrazinamide. Oh, sorry. And E is ethionamide. Okay, so how is it given? Let's see. Very important, very important. This is 0 month, this is 4 month, this is 6 month, this is 9 month. Okay, 5 plus 4 is 9. Okay, so from 0 to 4 months we give Chobzi. Okay, from 4 to 6 months we give Bedaquiline plus Cozy, and from 6 to 9 months we give Cozy. Okay, this is very important. You should remember this. So we give Chopsy for 0 to 4 months and we give Cozy for 5 months, 4 months to 9 months. Okay, इसलिए यहाँ पे 4 months लिखा है, इसलिए यहाँ पे 5 months लिखा है. 0 to 4 months Chopsy, 4 to 9 months Bedoquilin plus Cozy. Okay, Bedoquilin plus Cozy for 4 to 6 months. Then after 6 months, Cozy is only Cozy. Bedoquilin is also removed. सो 4 to 9 months टोटल कोजी है, तो इसलिए 5 लिखा है यहाँ पे कोजी के लिए, 5 months कोजी के लिए, क्योंकि 9 - 4 5, तो कोजी इज गिवन फॉर 5 months और चॉब्जी इज गिवन फॉर 0 to 4 months. सो टोटल कोर्स इज 9 months. समझ आया क्या? आ गया होगा मोस्टली. ठीक है, बाकी अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है दोबारा देख लेना, वरना रिवीजन में मैं फिर से समझाऊंगा. ठीक है, एमडीआर टीबी मल्टी जीन म्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टी जीन म्यूटेशन या पॉली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या एक्सडीआर टीबी है, तो इन सब में हम क्या देंगे? इन ये देखो, अब जैसे जैसे वो ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, तो 80 to 20 months ऑफ L2C2B. Now what is L? L is linezolid and L is levofloxacin
B, uh, C is clofazimine. Sorry, clofazimine. C is cycloserine. D is bedaquiline. Okay. This is also known as long bedaquiline oral bedaquiline regime. This is also known as short oral bedaquiline containing regime. Okay, we will see later. So now you see we have shifted to oral drugs. Like all these drugs are given orally. No drug is given injectables. All drugs are given orally. So why we are shifting to oral drugs? Because the problem is कि हम अगर इंजेक्टेबल देते हैं, इंजेक्टेबल मतलब उसको इंजेक्ट करना है, तो इंजेक्ट करना है तो पेशेंट इंजेक्ट नहीं कर सकता खुद, तो बहुत पुअर कंप्लायंस होती थी। अब जब पुअर कंप्लायंस होती थी तो पेशेंट डजंट वांट द ट्रीटमेंट, सो बीच में ही छोड़ देता था। अब जब बीच में छोड़ देता था पर सिम्टम्स आते नहीं थे, तो ही शी वेंट टू दी लोकल डॉक्टर, एंड लोकल डॉक्टर गिव स्टीरॉइड्स ओनली। दे हैव द सॉल्यूशन एज स्टीरॉइड्स ओनली। सो स्टीरॉइड दे देते थे, सिम्टम्स कम हो जाते थे, लेकिन इन्फेक्शन अभी भी है तो वो स्प्रेड कर रहा है अभी भी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्प्रेड करता रहता था इन्फेक्शन। ठीक है ना, ये हो गया। हमने देख लिया ट्रीटमेंट रेजिम, हमने देख लिया टीबी डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, और हमने सीवियर टीबी भी देख लिया और डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, टीबी इन प्रेगनेंसी। देखो पहले आई विल एक्सप्लेन। इन प्रेगनेंसी वी विल एडवाइज द मदर फॉर एमटीपी, नो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, कोई भी पीरियड ऑफ जेस्टेशन हो एमटीपी सजेस्ट करनी है। लेकिन उसके बाद भी रेजिम स्टार्ट करनी है। अगर एमटीपी कराती है तो फीमेल तो भी स्टार्ट करनी है, नहीं कराती है तो भी स्टार्ट करनी है। अब आप सोचो, अगर किसी फीमेल ने अब हम देखेंगे कि वो कितने वीक्स जेस्टेशन है आईटीटी स्टार्ट करने से पहले। तो हम देखेंगे अगर वो लेस देन 20 वीक है, अगर वो मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन है। अगर लेस देन 20 वीक है, जस्ट मतलब एमटीपी तो सजेस्ट करना ही है। अब वो एमटीपी करा लेती है, एमटीपी डन, एमटीपी डन। अब एमटीपी डन, सो यू कैन थिंक दैट कि अब वो मान गई तो हम उसको छोटी रेजिम दे देंगे, लाइक वी विल गिव शॉर्ट ओरल बेडाक्विलिन containing MDR, MDR TB regime, you know this। अगर वो नहीं मानती है, ठीक है, और अगर वो मोर देन 20 है, तो दोनों में हम क्या देंगे, लॉन्ग ओरल बेडाक्विलिन कंटेनिंग ट्रीटमेंट regime। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रेगनेंसी में मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया, लेस देन 20, मोर देन 20। ठीक है। अभी टीवी में एक और रेजिम है, दैट इज अंडर मतलब काफी जगह यूज नहीं होती है, बीपाल रेजिम, दैट इज सॉरी बेडाक्विलिन, प्रोटामिनिड and L is linezolid। Actually problem with this is it is 24 to 26 week regime and 8 to 9 tablets are taken daily per day, so very poor patient compliance। So now इसके साथ हमने पूरा ट्रीटमेंट पढ़ लिया। टीबी के पेशेंट को हमने पहले डायग्नोसिस देखा कि डायग्नोस कैसे करेंगे, पीडियाट्रिक में डायग्नोसिस देखा, नॉर्मल पेशेंट में डायग्नोसिस देखा, फिर हमने यार टीबी प्रेगनेंसी में भी टीबी को देख लिया, फिर हमने सीवियर पेशेंट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ट्रीटमेंट रेजिम्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे, हमने मेडिसिन तो दे दी भाई, मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी तो होता ही है ना, तो हम साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इसमें क्योंकि आपको आसानी से याद करा देंगी। ठीक है, लाइनेजोलिड, 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 लाइन, it means line, okay, line means nerve, so peripheral neuritis, optic neuritis, and remember आरबीसी कम करेगा, प्लेटलेट कम करेगा, so decrease आरबीसी and platelets। okay, line after linezolid the other drug is cycloserine। cycloserine means cycle। ओके, आपने देखा होगा, हम बोलते हैं ना साइकिल ऑफ डिप्रेशन, वो साइकिल ऑफ थॉट्स में फंस गया, तो वो डिप्रेशन एक साइकिल होती है, तो इसलिए डिप्रेशन कॉज करेगा। डिप्रेशन से रिलेटेड है सीजर्स।
ओके, साइक्लोसिलिन हो गया। साइक्लोसिलिन के बाद क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन, क्लोफा मीन्स क्लोफा सोफा सोफा, क्लोफा मीन्स सोफा। सोफा जनरली क्या कलर का होता है? ब्राउन। तो डार्क ब्राउन, discoloration of skin. Okay, very easy. Yes, very easy. Then bedaquiline. Bedaquiline is bad. Bad means it goes on heart and cause conduction disorders. Heart conduction disorders. And it also causes hypokalemia. Okay, after bedaquiline we have rifampicin. No mnemonic for this. Rifampicin cause orange discoloration of body fluids. Okay, now after rifampicin we have ethambutol. No mnemonic for this, you need to learn, that is color blindness. Okay, so these are the drug. Now one left, that is pyrazinamide. That is most hepatotoxic, most hepatotoxic drug. Plus it causes pain, that is it precipitate gout. And please remember one thing, whenever isoniazid is given, then pyridoxine is given. Okay, जहाँ भी isoniazid देंगे वहाँ पे pyridoxine देंगे हम। अब प्री ट्रीटमेंट इवेल्यूशन भी इन साइड इफेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो प्री ट्रीटमेंट इवेल्यूशन, पहले इन साइड इफेक्ट से रिलेटेड बता देता हूँ, फिर कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो याद कर लेना। सीबीसी करेंगे बिकॉज एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज कॉज्ड बाय राइनोजोलेम। ठीक है, हम ऑप्थेल्मोलॉजिक ओपिनियन लेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिक ओपिनियन लेंगे। क्यों? ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस, मेनली ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय इथेम्ब्यूटल एंड लाइनोजोलेम। ओके, फिर हम करेंगे एलएफटी। एलएफटी क्यों करेंगे? मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग इज पायराजिनामाइड। ओके, फिर हम करेंगे यूपीटी करेंगे, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी देखेंगे, प्रेगनेंसी है तो फिर उसको अबॉर्ट करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, थायराइड, ठीक है, पहले ईसीजी देख लेते हैं। ईसीजी करेंगे कि कार्डियक कंडक्शन डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय बेडाक्विलिन। ओके, देन वी विल डू सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों करेंगे? बिकॉज हाइपोकैलेमिया इज caused by bedaquiline. Then we will, there are some more tests, like we will do serum protein. Serum protein, if like remember, if we are starting with the ATT, then first do serum protein also. Then we will do audiometry. Audiometry if you are starting with the injectables because they are autotoxic. Okay, thyroid test because thyroid is very common in India. So these are the pre-evaluation tests. And very important thing is, after starting ATT, within 48 hours, the patient become not infective. Like patient is not infective within after 48 hours. That is, the load decreases by 50 to 90%। उसके बाद पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं होगा। फिर 2 वीक्स के अंदर जो लोड होता है वो 95% तक से कम हो जाता है, और 3 वीक्स के बाद तो 99% तक कम हो जाता है। इसीलिए ही आइसोलेशन जो हम करते हैं टीबी पेशेंट का, वो 3 वीक्स के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इतना फोकस करते हैं टीबी पे, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, पर वो ड्रग्स मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये पढ़ा सेकेंड वीडियो में। थर्ड वीडियो जो अब आएगी, दैट विल बी ऑन स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू टीबी, and that is very important. And after that, one short revision video will come, and we will end NTP, and we will start with another national health program. Okay, thank you.